गुड इवनिंग सभी विद्यार्थियों को। गुड इवनिंग। आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में आप सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के जो वीडियो लेक्चर है, आज का वीडियो लेक्चर का टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसको शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको स्मरण दिला दूं कि मेरे 3 वीडियो लेक्चर साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट मीरगंज के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुके हैं और उसका शीर्षक है हिंदी भाषा की उत्पत्ति। तो उन 3 वीडियो लेक्चर में मैंने आप सबों को बताया है कि हिंदी भाषा जो हम आधुनिक स्वरूप में जिस हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं, इस हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और किन किन भाषाओं से और कितने चरणों में होकर हुई, इसका मैंने पूर्व में अपने लेक्चर के द्वारा आपको बता दिया है। आज का वीडियो लेक्चर का शीर्षक है हिंदी साहित्य का इतिहास। मैं आज का वीडियो लेक्चर शुरू करूं इसके पहले मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, उसे शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी लाभान्वित हों। और यदि आपको मेरे वीडियो में समझने में, मेरे लेक्चर को समझने में कोई समस्या हो, किसी प्रकार की दुविधा में हो, तो आप कमेंट करके मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। यथाशीघ्र आपको प्रति उत्तर देने का काम मैं करूंगा। आइए विद्यार्थी, देखते हैं आज का वीडियो लेक्चर, अर्थात आज के शीर्षक की शुरुआत करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। अगर हिंदी साहित्य के इतिहास पे हम आपको बताने से पहले कुछ सामान्य जानकारी दे दूं। हालांकि मैंने पहले भी आपको हिंदी के बारे में हमने जानकारी दिया है कि हिंदी चूंकि एक विदेशी भाषा का शब्द है और उस विदेशी भाषा की बात करें तो ये फारसी भाषा, चूंकि हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे भारत के लिए फारसी एक विदेशी भाषा है, तो फारसी भाषा का शब्द है हिंदी। मैंने बताया था कि जो ईरान से लोग आए थे वो स को ह बोलते थे और वहाँ ध को द बोलते थे, अर्थात सिंध में जो लोग रहते थे उन्हें वो लोग हिंद कहते थे। और इसी जो है सिंध से सिंधी शब्द बना, क्योंकि सिंध जो प्रदेश था, उसी सिंध प्रदेश में सबसे पहले जो लोग वहाँ निवास करते थे उन लोगों को सिंधुवासी कहा जाता था। और आप देखेंगे कि जो ईरानी लोग थे वो स को ह बोलने लगे और ध को द बोलने लगे, और इस तरीके से आप देखेंगे कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई। यदि हम साहित्य की बात करें तो साहित्य आप देखेंगे कि साहित्य जो है सा जो हित से बना है। सा का अर्थ होता है सामूहिक अथवा सामुदायिक और हित का अर्थ होता है हित, अर्थात वैसी रचना जो सामुदायिक हित की बात करे, जो सबके हित की बात करे, तो उसे हम साहित्य कहते हैं। अब विद्यार्थी हम आते हैं, हमने हिंदी के बारे में जाना, साहित्य का क्या अर्थ होता है आपने इसको जाना। अब हम बताते हैं इतिहास का अर्थ क्या होता है। तो इतिहास का अर्थ अगर हम जानना चाहेंगे तो हमारे पास इति और धन हास, यानी 2 हमें जो है यहाँ पद मिलते हैं। अर्थात इति का विद्वानों ने अर्थ बताया है बीती और हास का अर्थ बताया है कहानी। अर्थात इन दोनों को मिलाने पर हमें जो चीज मिलती है वो है, हमें मिलती है बीती हुई कहानी। अर्थात इतिहास का अर्थ होता है बीती हुई कहानी। लेकिन बहुत सारे विद्वानों ने इतिहास का व्यापक अर्थ भी दिया है, और अगर इसके व्यापक अर्थ की बात करें तो इसका व्यापक अर्थ होता है ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। और ऐसा ही हुआ का विद्वानों ने, इतिहासकारों ने
इसका जो है परिभाषा दिया है, इसे और भी जो है इसका और वर्णन किया है, इसे और इलोबरेट किया है और बताया है कि ऐसा ही हुआ का मतलब होता है अतीत की घटनाओं का काल क्रमानुसार क्रमबद्ध वर्णन और विश्लेषण ही इतिहास है। तो आपने देखा जो तीन इसमें शब्द थे, हिंदी, साहित्य और इतिहास, इससे आप परिचित हो चुके हैं। अब हम आपको लेकर के आएंगे कि किस तरीके से हिंदी साहित्य का काल निर्धारण हुआ और हिंदी साहित्य का जो काल निर्धारण हुआ, जो अलग अलग कालों में हिंदी साहित्य को बांटा गया है, इन अलग अलग कालों को हिंदी साहित्य में अलग अलग कैसे नाम दिए गए। अलग अलग विद्वानों ने इस पे अपने अलग अलग मत दिए हैं। आइए, इसको आप लिख चुके होंगे, इसे मैं मिटा देता हूं। आइए विद्यार्थी, अगर हिंदी साहित्य का काल निर्धारण की बात है और इसके नामकरण की बात है, तो सबसे पहले जिस विद्वान का नाम आता है उस विद्वान का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो अभी हम जो आपको जो कालावधि बताने जा रहे हैं, जो काल निर्धारण बताने जा रहे हैं, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो काल निर्धारण किया गया है और उसे वो सर्वमान्य जो है माना गया है। सभी विद्वानों ने सर्वसम्मति से उनके काल निर्धारण को माना भी है। तो हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा बताए गए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उन्होंने हिंदी साहित्य को 4 चरणों में विभाजित किया। उन्होंने पहले को प्रथम चरण बोला, फिर द्वितीय चरण, फिर इसी क्रम में उन्होंने तृतीय चरण और अंतिम चरण उन्होंने जो है चतुर्थ चरण कहा। उन्होंने प्रथम चरण के अंतर्गत उन्होंने जिस काल को रखा, उन्होंने उस काल का नाम रखा आदि काल। उन्होंने द्वितीय चरण में रखा भक्ति काल, तीसरे चरण में रखा रीति काल और चौथे चरण को उन्होंने कहा आधुनिक काल। और आधुनिक काल को आधुनिक काल कहने वाले विद्वान भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, क्योंकि बहुत से विद्वानों ने इसे गद्य काल भी कहा है आधुनिक काल को। जब हम आधुनिक काल पे हम इन अलग अलग जो है काल खंड को अलग अलग तरीके से भी आगे चलकर इस अगले वीडियो लेक्चर में हम इसे जानेंगे। अभी हम विद्यार्थी आपको एक सामान्य जो है परिचय हम करा रहे हैं कि किस तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने काल निर्धारण किया और उन कालों का नामकरण किया। अगर समय की बात करें तो उन्होंने इसके लिए समय रखा 1050 से 1375 विक्रमी संवत। उन्होंने भक्ति काल का समय रखा 1375 से 1700 विक्रम संवत। उन्होंने रीति काल के लिए समय निर्धारित किया 1700 विक्रम संवत से उन्होंने 1900
विक्रम संवत तक का समय निर्धारित किया और अंत में उन्होंने आधुनिक काल का काल निर्धारण 1900 से 1984 विक्रम संवत तक का समय निर्धारित किया। विद्यार्थी, विक्रम संवत और दूसरा होता है ईसवी सन। तो एक्चुअली आप देखेंगे कि दुनिया में कई तरीके के कैलेंडर प्रचलन में है। मैंने अपने पूर्व के वीडियो में भी बताया था आपको, आज फिर मैं पुनः बता रहा हूँ। अगर ईसवी सन की बात की जाए तो ईसवी सन में आप देखेंगे कि इसमें जब हम 75 ईयर्स यानी 57 वर्ष जो है हम माइनस कर देते हैं तो हमारा जो है ईसवी सन आ जाता है। क्योंकि आप देखेंगे 57 ईसा पूर्व में 57 ईसा पूर्व में मालव नरेश विक्रम ने जो कैलेंडर की शुरुआत की थी उसे विक्रम संवत के नाम से जानते हैं। और ये चूंकि आप 57 ईसा पूर्व में है तो इसलिए 57 ईयर प्लस है। अगर आप देखेंगे 2020 ईसवी सन के अकॉर्डिंग चल रहा है। अगर विक्रम संवत की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 2077 विक्रम संवत। क्लियर है विद्यार्थी? क्योंकि विक्रम संवत 57 ईयर्स आगे चलता है। ओके, क्योंकि वो 57 ईयर्स ईसा पूर्व में हुआ था, अर्थात ईसा के जन्म से 57 वर्ष पहले जो कैलेंडर की शुरुआत हुई मालव नरेश विक्रम के द्वारा उसे हम विक्रम संवत कहते हैं। और ईसा के जन्म से अर्थात ईसा के जन्म से जिस कैलेंडर की शुरुआत हुई उसे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर या कॉमन कैलेंडर के नाम से जानते हैं। इसे हम अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर के नाम से भी जानते हैं। और ईसा के जन्म से हम 2020 साल तक आगे पहुंच चुके हैं, इसलिए आप 2020 तक हम ईसा के जन्म के अकॉर्डिंग पहुंचे हैं। और ईसा के जन्म के 57 वर्ष पहले ये विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। तो इस तरह से देखेंगे तो प्लस में रहता है विक्रम संवत। और जब हमें ईसवी सन निकालना होता है तो हम उसमें 57 जब माइनस कर लेते हैं तो हमारा ईसवी सन आ जाता है। जैसे अगर यहाँ हम देखेंगे, अगर ईसवी सन में इसको निर्धारित करना हो तो ये 993 ईसवी सन हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं, फिर हम